दोस्तों, क्या लगता है क्या होगा इस 2024 के लोकसभा चुनाव में? क्या हमारा देश सच में डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रहा है? क्या हमारे देश में फ्री और फेयर इलेक्शंस होंगे? इस लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को वोट किया जाए? नमस्कार दोस्तों, हमारे देश में 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी हो रही है और सभी पार्टियां अपने प्रचार और प्रसार में लगी हुई है। साथ ही साथ उन्होंने अपने पार्टी का मैनिफेस्टो यानी कि घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है। आशा करता हूं कि आपने ये घोषणा पत्र पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा तो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि पार्टी का घोषणा पत्र एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो पार्टी या पार्टी का उम्मीदवार इलेक्शन जीतने के बाद आपके लिए अगले 5 सालों तक कौन से काम करने वाला है, इसका विवरण होता है। और आपका यह जानना बहुत ज़रूरी है कि पार्टी के घोषणा पत्र में किए गए वादे क्या आपके हित में है या नहीं। इसलिए मैं हमारे देश की सबसे बड़ी 2 पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस के मैनिफेस्टो की लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। जरूर जाके डाउनलोड करिए और जरूर पढ़िएगा। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव जीत जाने के बाद पार्टी ये कहे कि देखिए, ये जुमला है। एक उदाहरण के तौर पर दोस्तों, जरा सोच कर देखिए कि आपका एक दोस्त आपसे मदद मांगने के लिए आता है और उसके बदले आपके हित में भी कुछ करने का वादा करता है। आप उसकी मदद करते हैं, लेकिन उसका काम हो जाने के बाद वो अपने वादे से मुकर जाता है। और ना सिर्फ मुकर जाता है, तो वो खुलकर ये बात कहता है कि वो तो एक जुमला था, वो एक झूठ था। तो क्या आप ऐसे इंसान को कभी माफ करेंगे? क्या कभी आप उस इंसान पर फिर से भरोसा करेंगे? नहीं ना, क्योंकि वो आपके साथ एक धोखा ही नहीं तो आपका अपमान भी है, और आपके हित का जो आपको मिलना चाहिए वो भी आपको नहीं मिलने वाला। हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, जहाँ पर एक आम आदमी को, एक गरीब इंसान को उतना ही अधिकार है जितना एक अमीर आदमी को या फिर किसी बड़े पद पर बैठे किसी अधिकारी को है। तो ज़रा सोच कर देखिए कि अगर किसी पार्टी का नेता चुनाव जीतने के बाद ये कहता है कि हमने जो वादे किए थे वो सिर्फ चुनावी जुमले थे, आपको नहीं लगता कि ये देश की जनता के साथ धोखा है? क्या आपको नहीं लगता कि ये इस देश की 140 करोड़ जनता का अपमान है? इसलिए सोच समझकर देश में घट रही घटनाओं को आधार बनाकर अपने पुराने अनुभव से और पार्टियों को घोषणा पत्र को पढ़कर ही अपना निर्णय ले। पैसे लेकर या फिर जाति या धर्म के नाम पर वोट ना डाले। इस देश का जिम्मेदार नागरिक होकर सोच समझकर वोट डालिए। आज देश में धर्म और जात एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है, जो व्यक्तिगत रूप से सही हो सकता है, लेकिन देश हित के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दे ही देश को विकास की ओर ले जा सकते हैं। क्योंकि यही चीजें आपको, आपके बच्चों को और नई पीढ़ी के साथ इस देश को उज्जवल भविष्य दे सकती है। आपने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का ये कोट तो कहीं ना कहीं सुना या फिर पढ़ा जरूर होगा कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा जरूर। आपसे आपका धर्म, आपकी आस्था कोई नहीं छीन सकता, अगर आपके पास विवेक से सोचने की ताकत हो, जो शिक्षा से ही आती है। ये बात सच है कि छत्रपति संभाजी महाराज ने मरना पसंद किया, लेकिन अपना धर्म नहीं बदला। पर क्योंकि उनकी हत्या एक मुस्लिम राजा ने की थी, इसलिए स्वराज्य के किसी भी व्यक्ति ने स्वराज्य के किसी भी मुसलमान का कत्ल नहीं किया। क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य भारतवर्ष के अलग अलग जातियों और धर्म के लोगों को साथ लेकर मानवता और समानता से अन्याय के विरुद्ध खड़ा किया था। इसीलिए उसे स्वराज्य कहा गया, यानी कि खुद का शासन, यानी कि लोगों का शासन। इसीलिए हमें पहले इस देश के विकास के बारे में सोचना होगा, तभी हम इस देश की संस्कृति, धार्मिकता और आस्था को दुनिया में पहचान दे पाएंगे। इसलिए इस 2024 के लोकसभा चुनाव में वही होगा जो इस देश की जनता चाहेगी।
पिछले कुछ घटनाओं को देखें तो वो भी इसी तरफ इशारा करती है। जैसे आज की मीडिया को ही देख लीजिए। मीडिया को डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ माना जाता है, जिसका काम होता है कि वो जनता की आवाज़ और अपोजिशन की आवाज़ अब सत्ता में बैठे लोगों तक पहुंचाए और उन पर ये दबाव बनाए कि वो आम लोगों की और अपोजिशन के प्रॉब्लम सुने और उसे सॉल्व करे। लेकिन आज की मीडिया तो सत्ता में बैठे लोगों का ही स्पोक्स पर्सन बनी बैठी है। यहाँ तक कि वो कई बार सत्ता में बैठे लोग जब चुनाव हार जाते हैं तो वो लोगों को ही, इस देश की जनता को ही दोष देने लगते हैं। क्या केंद्र में बैठी पार्टी एमएलएस की हॉर्स ट्रेडिंग करके या फिर सरकारी स्वायत्त संस्था जैसे ईडी सीबीआई का यूज करके डरा कर धमका कर दूसरे पार्टीज के एमएलएस को अपने पार्टी में भर्ती करवा रही है, जबकि इनमें से कई एमएलएस पर सत्ता में बैठे पार्टी के बड़े नेताओं ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हुए हैं। लेकिन जब ये एमएलएस उनके पार्टी में भर्ती हुए तो उनके ऊपर लगाए गए आरोप या तो रद्द कर दिए गए या फिर उनको क्लीन चिट दे दी गई। और जो लोग इनसे भी नहीं माने उन पर ईडी सीबीआई द्वारा केसेस करके उन्हें बिना कन्विक्शन जेल में डाला गया। और जिस राज्य में केंद्र में बैठी पार्टी की सत्ता नहीं है, वहाँ के अधिकारों को कम करने के लिए, वहाँ के राज्य सरकार के पावर को कम करने के लिए नए कानून लाए गए। यहाँ तक कि म्यूनसिपैलिटी के मेयर इलेक्शन को भी मैनिपुलेट करने की कोशिश की। हाल ही में चंडीगढ़ म्यूनसिपैलिटी के मेयर इलेक्शन में असंवैधानिक तरीके से वहाँ के प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने अपोजिशन के कुछ वोटों को इनवैलिड घोषित करके सत्ता में बैठे पार्टी के मेंबर को जिताया और इसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इसे मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा है। और बाद में इस चुनाव का रिजल्ट सुप्रीम कोर्ट ने लगाया। पिछले कुछ वर्षों में हमारे देश में जितने भी प्रोटेस्ट हुए हैं उसकी तरफ केंद्र सरकार ने या उसे नज़रअंदाज किया या फिर उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन ली। हाल ही में हुए किसान आंदोलन में स्टेट गवर्नमेंट द्वारा उनको रोकने के लिए रोड पर किले बिछाई गई, रोड को खोदा गया, सीमेंट के बैरिकेड लगाए गए और कई बार उन पर आंसू गोले छोड़े गए, वो भी ड्रोन से। उन पर रबर बुलेट्स चलाई गई जिसमें कई सारे किसान जख्मी हुए। ऐसा ही 3 काले कानून के वक्त पहले किसान आंदोलन में भी हुआ था। उस वक्त तो कहा जाता है कि लगभग 600 से ज़्यादा किसान भी मरे थे। लेकिन हमारे देश में सिर्फ यही 2 बड़े आंदोलन नहीं हुए हैं, इसके बजाय 240 दिन चला जम्मू में कश्मीरी पंडित द्वारा किया गया आंदोलन है, सरकारी कर्मचारियों द्वारा किया गया पुराने पेंशन स्कीम को लेकर किया गया आंदोलन है, डॉक्टर प्रोटेस्ट, यूथ द्वारा किया गया अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ किया गया प्रोटेस्ट, लगभग 400 दिनों तक चला हुआ हिसार में दूरदर्शन केंद्र बंद करने के खिलाफ किया गया प्रोटेस्ट, महिला रेसलर्स द्वारा किया गया प्रोटेस्ट, हाल ही में लद्दाख में 6 शेड्यूल लागू करने के लिए सोनम वांगचुक द्वारा किया गया प्रोटेस्ट हो। और इसी के साथ भारत का एक नॉर्थ ईस्ट का राज्य मणिपुर, जो कि लगभग 80 दिनों तक जलता रहा, लोगों को खुलेआम मारा गया, महिलाओं को नग्न घुमाया गया, उन पर अत्याचार किया गया, लेकिन मीडिया और केंद्र सरकार के किसी भी लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया और ना ही उनसे बात करने की कोशिश की। ऐसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें जो हमें इशारा करती है कि हमारा देश वन नेशन वन पार्टी की तरफ झुक रहा है। अभी कुछ लोग इस पर कहेंगे कि अगर देश में डिक्टेटरशिप है तो तुम ये वीडियो कैसे बना पा रहे हो, तुम ये सब बोल कैसे पा रहे हो। तो आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपका कोई दोस्त है जिसे अनकॉमन सिम्टम्स है, जिसे आपको लगता है कि इसे जैसे कि कोई बड़ी बीमारी के सिम्टम्स, आप उसको ये बात बता दे भी है, लेकिन वो आपकी बात ये कहकर टालता है कि अगर मुझे कैंसर जैसी बीमारी होती तो मैं बेड रिडन होता, मैं चल नहीं पाता, मैं घूम नहीं पाता था। तो वो आपकी बात को इग्नोर करता है और उसके बाद कुछ ही दिनों में उसको उसी
सिम्टम्स के सीवियर होने की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है और उसे पता चलता है कि उसे कैंसर है। तो अगर वो आपकी बात तब मानता कि जब आपने उसको बताया कि तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तो उसको कम पैसे खर्च करके और कम शारीरिक और मानसिक ताकत लगा के वो ठीक हो सकता था। लेकिन अभी उसे पैसे भी ज़्यादा लगेंगे और उसकी मानसिक और शारीरिक ताकत भी कम हुई है, इसलिए रिकवर होने के लिए टाइम भी ज़्यादा लगेगा और हो सकता है कि रिकवर भी ना कर पाए। उसी तरह हमारे देश में जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें हो रही है वो भी सिम्टम्स है और वो भी इसी तरफ इशारा करती है। इसीलिए ये वीडियोस बनाना अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये वीडियो देश डिक्टेटरशिप में जाने के बाद अगर बनाते हैं तो शायद देर हो जाएगी। वैसे देश डेमोक्रेसी टू डिक्टेटरशिप में जाने का जो फ्लो है इसे 7 भागों में डिवाइड किया जाता है। आइए इसे एक स्केल पे समझते हैं, जिसका पहला स्टेप होता है वो है फुल्ली फंक्शनल डेमोक्रेसी। दूसरे नंबर पर जो होता है वो है वर्किंग डेमोक्रेसी। तीसरे नंबर पर जो आता है वो है फ्लैट डेमोक्रेसी। चौथे नंबर पे जो आता है वो है डिफिशिएंट डेमोक्रेसी। पांचवें नंबर पे जो आता है उसे कहते हैं इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी। छठवें नंबर पे जो आता है वो है हाइब्रिड रिजिम एंड सातवें नंबर पे जो आता है वो है ऑथोरिटेरियन रिजिम यानी कि डिक्टेटरशिप। हाल ही में स्वीडन के विडेम इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किए गए डेमोक्रेसी के रिपोर्ट में भारत को इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी के कैटेगरी में डाला गया है, यानी कि डिक्टेटरशिप से सिर्फ 2 कदम दूर। तो दोस्तों ये चिंता की बात है। अगर ये वीडियो मैं अगर डिक्टेटरशिप में जाने के बाद बनाऊंगा तो मुझे लगता है कि देर हो जाएगी। इसीलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसीलिए ये वीडियोस अभी बनाना बहुत ज़रूरी है। तो आपको भी ये वीडियो महत्वपूर्ण लगता हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों को, अपने कलीग्स को शेयर कीजिए और अपना ओपिनियन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसी के साथ आप भी कोशिश करिए कि आप जब भी वोट डालने जाए तो ध्यान रखें कि आपका वोट उसी पार्टी को जाए, वीवीपैट पर और मशीन पर एक ही चिन्ह दिखाए। और वहाँ पर अगर कुछ गड़बड़ लगती है तो वहाँ पे जो अपॉइंटिंग ऑफिसर है या फिर आप पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं। सतर्क रहना आपकी जिम्मेदारी है ताकि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो सके। वैसे तो मेरा ऐसा मानना है कि देश में किसी भी पार्टी की मेजॉरिटी की सरकार नहीं बननी चाहिए ताकि बैलेंस बना रहे। और आप भी जब वोट डालने जाओ तो आपके क्षेत्र के ऐसे व्यक्ति को ही वोट डालें जो कि शिक्षित हो, काम करता हो या फिर काम करने की क्षमता रखता हो या सबको साथ लेके चलता हो, ऐसे ही उम्मीदवार को वोट दे। ऊपर बैठे लोगों को देखकर या फिर किसी पार्टी विशेष को देखकर वोट मत करिए। पैसे लेकर या फिर धर्म या जाति के नाम पर वोट ना डालें। आपका और आपके बच्चों का भविष्य ध्यान में रखकर और आपके क्षेत्र का विकास को ध्यान में रखकर वोट दें ताकि हमारा देश लोकतांत्रिक बना रहे। आशा करते हैं कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे और इसमें देश की जनता पूरी तरह से जागरूक रहकर इसमें सहयोग करेगी। जय हिंद, जय भारत।